नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इतिहास का कोर्स चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए। 14 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। ये 15वां लेक्चर होगा। इसके अंदर हम दक्षिण भारत के इतिहास का एक बहुत ही प्रमुख वंश पढ़ने वाले हैं, पल्लव वंश। देखिए, लेक्चर नंबर 14 से हमने दक्षिण भारत के इतिहास को अलग से पढ़ना शुरू किया था। लेक्चर नंबर 14 नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है दक्षिण भारत के इतिहास का। इसका जो अगर मैप की सहायता से अगर इसके लोकेशन देखें तो आज का जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी सिरा है, जो छोटा सा एक भाग जो है आंध्र प्रदेश का, और आज का जो मुख्य तमिलनाडु, वो वाला क्षेत्र इनके अधिकार में था। वहाँ पर इन्होंने शासन किया, ठीक है। किसने? पल्लवों ने। और कांची, जिसे आज आप कांचीपुरम के नाम से जानते हैं, वो इनकी राजधानी रही। तो इन्हीं के बारे में पूरी डिटेल हम पढ़ते हैं। तो चलिए मैप की सहायता से पढ़ेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर पल्लव वंश चल रहा है तो उत्तर भारत में क्या होगा, सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप लिंक कर लें। तो सबसे पहले देखिए, हम जैसे कि हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के इतिहास को हम 2 चरणों में पढ़ रहे हैं। एक चरण तो था संगम काल, जिसमें चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश आपने पढ़ लिया। संगम काल वही टाइम पीरियड था जहां बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे और उन्होंने एक संगम किया था, एक सभा की थी कि नहीं, और बहुत सारे तमिल साहित्यों को लिखा था। जो है तमिल साहित्यों को लिखा था, मतलब जो पुस्तकें थी उनको लिखा था। बहुत सारी पुस्तकें तो नष्ट हो गई हैं, हालांकि सब चीज़ हमने आपको बताई है। जब ये संगम काल हुआ था उस टाइम 3 वंश मुख्य तौर पर थे, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। इनके बारे में जो जानकारी थी हमने आपको बता दी। तो ये टाइम पीरियड लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक था, ठीक है। हालांकि टाइम पीरियड को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, तो उसमें आपको नहीं उलझना है। ये अप्रोक्सीमेटली आप ये जानिए कि हम किस इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास के किस समय की बात कर रहे हैं। तो ये दिमाग में एक मैप बनाने के लिए आपको टाइम पीरियड बताया जा रहा है। जो टाइम महत्वपूर्ण है, जो ऑथेंटिक है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब दूसरा चरण आता है दक्षिण भारत के प्रमुख वंशों का, जिसमें पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश है, ठीक है। ये पढ़ना था आपको। इसमें सबसे पहला वंश हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। पहले पूरा जो है ये समझ लीजिए कि किसके बाद कौन आया था, किस तरीके से सारी सिचुएशन थी, तब आपको समझ में आ पाएगा अच्छे से, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो टॉपिक है बहुत डिफिकल्ट लगता है दक्षिण भारत के इतिहास का, लेकिन वैसे है नहीं उतना डिफिकल्ट। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ेंगे तो सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल चेर, चोल, पांड्य वंश आपने पढ़ लिए, मैं समझ रहा हूँ। अब यहाँ भी चोल वंश आ रहा और यहाँ भी चोल वंश आ रहा। तो चोल वंश जो यहाँ पे था ना शुरुआत में, वो तो यहाँ पे था, लेकिन बहुत वर्षों तक, बहुत मतलब 400-500 लगभग वर्षों तक, 500 ज़्यादा वर्षों तक ये अस्तित्व में नहीं, दिखाई नहीं दिया इतिहास में। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है कि इन्होंने कोई शासन किया था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये चोल थे ना, ये पहले तो इन्होंने अपना शासन किया संगम काल में, लेकिन जब पल्लव आ गए तो ये पल्लवों के अधीन हो गए, पल्लवों के सामंत हो गए। तो पल्लवों ने अपना पूरा शासन किया लगभग 897 ईस्वी तक। उसके बाद चोल शासक जो है ना, वो फिर पल्लवों को हरा कर, पल्लवों को दबा कर, फिर अपना जो है क्षेत्र, अपना शासन और विस्तारित करते हैं, ठीक है। तो चोल वंश पहले तो था इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, लेकिन पल्लवों के आने से ये पल्लवों के सामंत हो जाते हैं और पल्लव वंश अपना चलता रहता है। जब पल्लव वंश समाप्त होता है तो चोल वंश दोबारा आ जाता है। हालांकि चोल वंश ही पल्लवों को दबाकर, पल्लवों को समाप्त करके फिर दोबारा से उभरता है। तो पूरे इतिहास में चोल वंश जो है ना, ये 2 बार अस्तित्व में आया है। एक 9वीं शताब्दी के चोल वंश है, एक संगम काल वाले चोल वंश है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। अब जो दूसरा चरण है, इसमें देखिए जो पल्लव वंश है ये अस्तित्व में आते हैं 275 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक ये एग्जिस्ट करते हैं। इतिहास में 275 से 897 ईस्वी तक ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी का इतिहास इनका अभी अवेलेबल है, वही आपको पढ़ना है। इसके पहले का जो इतिहास है वो सही से विद्वानों को नहीं मिल पाया है, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, उसके बारे में बहुत विवाद है।
और ऐसा माना जाता है ये किसी न किसी वंश के अधीन थे। तो स्वतंत्र जो हुए ये 575 ईस्वी में स्वतंत्र हुए हैं। तो इसी के बाद का ही इतिहास पल्लवों का आपको पढ़ना है। तो जब पल्लव यहाँ पर देखिए, पल्लव है मैप में, यहाँ पल्लव जब शासन कर रहे थे तो इन्हीं के पैरेलल में यहाँ पे देखिए वातापी में चालुक्य थे, वातापी में चालुक्य थे। और चालुक्यों की एक और शाखा थी वेंगी में, वेंगी में एक और शाखा थी चालुक्यों की। तो जो पल्लव वंश बादामी के या वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य ये पैरेलल में चल रहे हैं। ये दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ, ये पैरेलल में चल रहे हैं। उसके बाद समय बीतता जाएगा, जो बादामी के चालुक्य हैं 750 ईस्वी के आसपास ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी जगह ले लेंगे यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश ले लेंगे इनकी जगह। वेंगी के चालुक्य चलते रहेंगे, लेकिन जो आपके बादामी के चालुक्य हैं इनकी जगह राष्ट्रकूट वंश ले लेंगे। तो आप राष्ट्रकूट वंश जब पढ़ेंगे तो राष्ट्रकूट वंश 982 ईस्वी तक अपना शासन करेंगे। तो इनको समाप्त करने के बाद फिर से एक और चालुक्य आ जाएंगे, कल्याणी के चालुक्य। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य आ जाएंगे। तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और पल्लवों के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं 897 ईस्वी में इनका इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो जो चोल शासक था, यहाँ पे जो चोल शासक थे वो फिर से पल्लवों को अपने अधीन कर लेते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। तो ये पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पल्लवों के बारे में, ठीक है। पूरा आसानी से मज़ेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं पल्लवों के बारे में। सबसे पहले मैप देख लीजिए, पल्लव कहाँ पे हैं ये देखिए। पल्लव मैप में देख लीजिए, दक्षिण भारत के जो आज का तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से, वहाँ पर ये पल्लव बसे हुए थे। लेकिन आंध्र प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है। आज की डेट में अगर क्षेत्र से आप समझना चाहें तो ये है। यहाँ पे देखिए कांचीपुरम है, जो कांची पहले कहा जाता था या कांजी कहा जाता था, कांची जिसे आज कांचीपुरम कहते हैं तमिलनाडु में, ये इनकी राजधानी हुई है, ये इनकी राजधानी हुई है। अब पल्लवों के बारे में आपको पढ़ना कहाँ से है? सिंह विष्णु से पढ़ना है, ठीक है। 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। सिंह विष्णु से आप शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? अपराजित वर्मन तक आप जाएंगे। इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। मैं आपको बताऊं लगभग 250 वर्ष का जो इतिहास है, इनके पहले का जो इतिहास है, उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत हमको नहीं मिल पाए हैं। विद्वानों को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसके बारे में इतिहास लिख दिया जाए। जो इक्का दुक्का जानकारी मिली है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इनका जो शासन है वो निरंतर तरीके से, स्वतंत्र पूर्वक तरीके से 575 ईस्वी से चलेगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में। तो सिंह विष्णु जो थे ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, लेकिन इनके बारे में पहले की थोड़ी बहुत जानकारी अगर ले लें तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो वो हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए जो पल्लव थे इनकी जाति क्या थी। इनकी जाति को लेकर भी मतभेद है। अगर हेनसांग जो चीनी यात्री था, याद है आपको, आपने पुष्यभूति वंश पढ़ा था, हर्षवर्धन शासक उसमें आए थे ना। तो हर्षवर्धन के राज दरबार में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। कौन? चीनी यात्री, है ना। तो ये जो पल्लव वंश है ये किसके पैरेलल है? उत्तर भारत में कौन सा वंश चल रहा है? पुष्यभूति वंश चल रहा है, ठीक है। अर्थात गुप्तोत्तर काल चल रहा है अभी तो, वहां पे गुप्तोत्तर काल चल रहा है, ठीक है। गुप्त वंश समाप्त हो गया, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में ही तो राजा हर्षवर्धन थे, पुष्यभूति वंश आया था जिसमें, याद है ना। तो ये जो चीनी यात्री था ये कांची भी आया था, अभी मैं चर्चा करूंगा। ये कांची भी आया, दक्षिण में भी आया था ये टहलता हुआ। तो हेनसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो पल्लव थे ये एक क्षत्रिय थे। इसके अलावा एक अभिलेख मिला है, तालकुंड अभिलेख, तालगुंड अभिलेख मिला है, कर्नाटक क्षेत्र से मिला है। इस अभिलेख की अगर माने, इस अभिलेख में भी लिखा है जो पल्लव थे ना वो क्षत्रिय थे। तो ये तो बात हो गई है, ठीक है। हालांकि इस बात को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन जहां जहां से जानकारी मिली है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे दालकुंड अभिलेख और ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था उसके अनुसार ये क्षत्रिय थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि जो पल्लव थे ये सातवाहन शासकों के सामंत थे। सातवाहन जो शासक थे ना उनके ये अधीन थे, उनके ये सामंत थे ये, ऐसा बहुत विद्वान मानते हैं। सातवाहन वंश कब आया था बताइए? सातवाहन वंश कब आया था?
सातवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के बाद आया था, मौर्योत्तर काल में आया था, याद है ना? अरे याद है कि नहीं? जो ब्राह्मण वंश था, ठीक है, याद होगा आपको। इसके अलावा कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो मौर्योत्तर काल में हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुए थे, जिनमें एक पहलव भी थे। कौन थे पहलव? मैं लिख रहा हूं, पहलव। ये वही लोग हैं, कई विद्वान बताते हैं। कई विद्वान क्या बताते हैं कि जो पहलव हमारे ऊपर आक्रमण किए थे, विदेशी आक्रमण, जिसे आप हिंद पार्थियाई आक्रमण के नाम से भी जानते हैं, वही लोग हैं ये पल्लव। हालांकि पहलव और पल्लव में अंतर है, ये कुछ ही विद्वानों का मानना है ये बात, ठीक है, याद रखिए। मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण हम पढ़ चुके हैं। पहला आक्रमण हुआ था हिंद यमन का आक्रमण हुआ था, उसके बाद पहलवों का आक्रमण हुआ था, अर्थात हिंद पार्थियाई का आक्रमण हुआ था, फिर शकों का आक्रमण हुआ था, फिर कुषाणों का आक्रमण हुआ था। कुषाणों का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था, कनिष्क जिसमें राजा था, याद आ गया होगा, मुझे पता है आपको। इसके अलावा एक जानकारी और आपको जाननी है कि काशी प्रसाद जायसवाल एक विद्वान है, एक इतिहासकार है। उनका ये मानना है कि ये वाकाटक जो वंश था ना, उन्हीं की एक शाखा है, उन्हीं के ये वंशज हैं। वाकाटक जो शासक थे उन्हीं के वंशज हैं पल्लव। ये किसका मानना है? काशी प्रसाद जायसवाल का, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सिंह विष्णु से तो हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन हमने जैसे आपको बताया लगभग 275 ईस्वी से ही ये शासन शुरू हो गया था। तो 275 से 575 के बीच में टाइम जो गैप आप देख रहे हैं लगभग 300 वर्षों का है। तो इस 300 वर्षों में कोई शासक तो रहे होंगे, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल 2 शासकों के बारे में जानकारी अच्छे से मिल पाई है। पहले शासक जो माने जाते हैं वो शिव स्कंद वर्मन माने जाते हैं। पल्लव वंश के पहले शासक अभी तक जो जाने गए हैं इतिहासकारों की अगर माने कि पल्लव वंश के पहले शासक कौन है, वो शिव स्कंद वर्मन है। 80% किताबों में ये तो जानकारी दी नहीं जाती है। जानकारी दी जाती है सिंह विष्णु से जानकारी दी जाती है, ठीक है। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यही इंपॉर्टेंट है, सिंह विष्णु से ही जानकारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जानकारी आपको जाननी चाहिए, अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो फील करके पढ़िए, आपको ये जानकारी जाननी चाहिए। इसके अलावा पल्लव वंश में एक और शासक विष्णु गोप की भी जानकारी मिलती है। ये जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद या कहा जाए प्रयागराज में एक स्तंभ लेख है जिसमें प्रशंसा लिखी गई है किसकी? समुद्रगुप्त की। गुप्त वंश जब पढ़ाया था हमने, समुद्रगुप्त की चर्चा हुई थी ना, तो समुद्रगुप्त का एक दरबार में एक हरिशेन नामक कवि था ना, उसने ये प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था, अर्थात समुद्रगुप्त की प्रशंसा उसमें की थी। उसमें प्रशंसा लिखते हुए एक बात उसने कही थी कि जो समुद्रगुप्त था इसने दक्षिण अभियान में, अपने दक्षिण अभियान में कांची के राजा विष्णुगोप को हराया है। तो इसलिए विद्वानों ने यह अनुमान लगा लिया कि जो विष्णुगोप है ये पल्लव वंश का एक शासक रहा होगा। तो ये जानकारी मतलब विद्वानों ने ये अनुमान लगाया ऐसे, ठीक है। तो ये जो 4-5 जानकारियां हैं ये आप याद रख लीजिए। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो शुरू होती है कहानी अब सिंह विष्णु से। मेनली परीक्षा के लिए अगर तथ्यों को आप केवल याद करना चाहें तो सिंह विष्णु से जानकारी शुरू होती है। देखिए, सिंह विष्णु के पिताजी का नाम सिंह वर्मन था, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्र सिंह विष्णु हैं। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे याद किया जाता है? सिंह विष्णु। वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सिंह विष्णु। तो सिंह वर्मन के 2 पुत्र थे, सिंह विष्णु और भीम वर्मन। तो राजगद्दी पर सिंह विष्णु बैठते हैं, तो सिंह विष्णु के बाद इन्हीं के पुत्र के पुत्र जो इनके वंशज है वो चलते हैं परमेश्वर वर्मन तक, ठीक है। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी नहीं होकर अब राजगद्दी पर भीमवर्धन के जो वंशज चले आ रहे थे, जो कि इन्हीं के रिश्तेदार थे, इन्हीं के अधीन काम कर रहे थे। तो नंदी वर्मन द्वितीय से अब ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो अपराजित वर्मन तक यही रहते हैं और इसके बाद पल्लव वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले जो शासक हैं जिन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो वो कौन है? सिंह विष्णु हैं। 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक ये समय याद रख लीजिए। ये समय ऑथेंटिक है, ये याद रख लीजिए, ठीक है।
तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब जितनी भी बातें मैं बताऊंगा सभी परीक्षा की दृष्टि से बताऊंगा, परीक्षा में पूछे जाने वाली चीजें बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखिए, नाम से ही पता लग रहा है पीछे विष्णु लिखा हुआ है, तो ये विष्णु धर्म के मानते थे, विष्णु धर्म के उपासक थे। कौन? सिंह विष्णु। ये सभी बातें परीक्षा में पूछी गई हैं। इसके अलावा ये याद रखिए, इन्होंने एक बहुत गजब का मंदिर बनवाया है, ठीक है। उस मंदिर को वाराह गुफा मंदिर कहा जाता है या वराह देवता का मंदिर कहा जाता है। तो ये देख लीजिए तस्वीर में, ये गुफा मंदिर है जिसे वराह देवता का मंदिर कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में किस जगह पर? मामल्लपुरम, जिसे आज आप महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महाबलीपुरम के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम या महामामल्लपुरम के नाम से भी कहीं कहीं आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सिंह विष्णु वास्तविक संस्थापक है, वैष्णव धर्म को मानते थे। वाराह जो गुफा मंदिर है या वराह देवता का मंदिर है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है या मामल्लपुरम में है। ये किसने बनवाया है? सिंह विष्णु ने बनवाया है। इसके अलावा इनके दरबार में एक बहुत ही बड़े संस्कृत के विद्वान रहते थे जिनका नाम था भारवी। क्या नाम था? भारवी। और भारवी ने एक रचना की है, एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किरातुर्य नियम, ठीक है। क्या नाम है? किरातुर्य नियम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, किरातार्जुन नियम, ठीक है। तो इतनी बातें आप सिंह विष्णु के बारे में नोट कर लीजिएगा। कम बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से, बहुत बड़ी बातें हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु। मैं चाहता हूं वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए, दोबारा पढ़ने का कोई झंझट ही ना हो, ठीक है। और वैष्णव धर्म को मानते थे, सिंह विष्णु। वराह गुफा जो मंदिर है वो किसने बनवाया? सिंह विष्णु। कहाँ पे है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। इसके अलावा भारवी जो कवि थे एक कहा जाए इनके दरबार में, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है किरातार्जुनियम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? भारवी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रख लीजिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो चुकी है, वो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। याद रखिएगा जब डाउनलोड करेंगे तो श्री एजुकेशन लिखेंगे, SHRI लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये लोगो बना होगा इस प्रकार का। वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, तो ध्यान से कंफ्यूज ना होइएगा, अभी नई लॉन्च हुई है। वहाँ से आपको हमारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। GS के क्लास नोट्स एकदम अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, पूरा मैप की सहायता से, सब कुछ चित्र की सहायता से बनाया गया ताकि आपके दिमाग में अच्छी जानकारी मिल जाए, ठीक है। वो लॉन्च हो चुके हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि अगर आप चाहते हैं पूरा GS एकदम डिटेल से, पूरा मैप की सहायता से, तस्वीरों की सहायता से पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक फाउंडेशन बैच हमने शुरू किया हुआ है। उसका अवधि जो है 6 महीने की है। 6 महीने के अंदर उसमें पूरा GS का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। वहाँ पढ़ाने का फंडा एकदम सिंपल है। प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उसके क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट करवाया जाएगा ताकि आपको मालूम पड़ता जाए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या एप्लीकेशन पे आप जब जाएंगे हमसे चैट कर सकते हैं, या एक नंबर है, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो दूसरे शासक आते हैं, सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका जो शासनकाल रहेगा 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक रहेगा, ठीक है। इनका जो शासनकाल रहेगा 30 ईस्वी तक रहेगा। इनके बारे में क्या जानकारी आपको चाहिए? पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो महेंद्र वर्मन थे ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक रचना की थी इनकी, मत विलास प्रहसन। उसका क्या नाम है? मत विलास प्रहसन। बहुत महत्वपूर्ण है। इस रचना के अंदर इन्होंने कई चीज़ों का मजाक उड़ाया है, जैसे जैन धर्म में कई चीज़ों का मजाक उड़ाया है, बौद्ध धर्म में कई चीज़ों का इन्होंने मजाक उड़ाया है। तो एक तरीके से कहा जाए ये हास्य महाकाव्य है, ठीक है। एक तरीके से जोक इन्होंने किया है, ये है। तो मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा हुई है? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा हुई है। दूसरी जानकारी यह है कि ये शैव धर्म को मानते थे।
शुरुआत में तो ये जैन धर्म को मानते थे, जो महेंद्र वर्मन थे ना, शुरुआत में जैन धर्म को मानते थे। लेकिन जब एक संत से, जिनका नाम अप्पर था, एक संत अप्पर से इनकी मुलाकात होती है, तो ये शैव धर्म को अपना लेते हैं। शैव धर्म के एक संत थे जिनका नाम अप्पर था, उनकी ये छत्र छाया में आते हैं, उनसे ये मिलते हैं तो ये शैव धर्म को अपना लेते हैं। जैन धर्म शुरुआत में इन्होंने अपनाया था, लेकिन उसे छोड़कर ये शैव धर्म में चले जाते हैं। शैव धर्म समझ रहे हैं कि शिव भगवान को मानने वाले, वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान को मानने वाले, समझ पा रहे हैं आप। अब इसके अलावा देखिए चालुक्य, देखिए इनके पड़ोसी हैं, चालुक्य इनके पड़ोसी हैं। मैप में देखिए ये पल्लव हैं, ये चालुक्य हैं। चालुक्य इनके पड़ोसी हैं, तो पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम वो पहले शासक थे पल्लव वंश के, जिनके टाइम से पल्लवों और चालुक्यों के बीच में आनाकानी अर्थात संघर्ष शुरू हो गया था। पल्लवों और चालुक्यों का जो संघर्ष है वो किसके शासनकाल में शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में शुरू हो गया था। और उस समय चालुक्य वंश में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय दोस्तों वही है जिन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। हर्षवर्धन को हराने वाले कौन है? चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के सबसे मजबूत और कहा जाए सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। उन्होंने महेंद्र वर्मन की नाक में दम कर रखा था उस समय, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है। इसके अलावा जो चट्टानों को काटने के बाद मंदिर का निर्माण होता है ना, वो जो प्रथा ना इन्हीं के टाइम से शुरू की गई थी। महेंद्र वर्मन के टाइम से शुरू हुआ था कि पत्थरों को काटकर, एक विशाल पत्थर को काटकर उससे मंदिर बनाना। तो जो मंदिर बनकर आएगा वो एक ही पत्थर से बनकर आएगा। ये कितनी अच्छी अद्भुत चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तस्वीर देखिए, ये एक मंदिर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एक ही पत्थर का भाग है, एक ही बहुत बड़े विशाल पत्थर का भाग है। उसी को काट काट के ये देखिए बनाया गया है। तो ये जो कला है ये इन्हीं के टाइम पर शुरू हुई थी, महेंद्र वर्मन प्रथम के टाइम पर शुरू हुई थी। नोट कर लेंगे ना, महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा महेंद्र वर्मन ने कुछ उपाधियां धारण की थी जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन कौन सी? गुणभर, विचित्र चित्र, मत विलास। गुणभर, विचित्र चित्र, मत विलास की उपाधि किसने धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने धारण की थी। तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको सब याद हो जाना चाहिए। सिंह विष्णु के बारे में मैं समझ रहा हूँ आपको याद हो गया, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में भी सब चीजें आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन, ठीक है। इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। इनका जो शासनकाल रहेगा 630 से लेकर 668 ईस्वी तक रहेगा। लगभग 38 ईस्वी तक, लगभग 38 वर्षों तक ये शासन करते हैं, ठीक है। इनके बारे में सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो रथ मंदिर है महाबलीपुरम में, जो रथ मंदिर है तमिलनाडु के अंदर रथ मंदिर है, जिसे विदेशी लोग भी देखने आते हैं। एक टूरिस्ट, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। तो उन रथ मंदिरों का जो निर्माण है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। मैं आपको एक रथ मंदिर दिखाता हूं। देखिए इस प्रकार का रथ मंदिर है। ये ऐसा मंदिर है, देखने में लगता है रथ है, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। ये पूरा एक ही पत्थर है, ऐसा नहीं कि पत्थरों को जोड़ जोड़ के इस तरीके से बनाया गया, नहीं, एक ही पत्थर है। ये एक ही पत्थर पे नक्काशी करके, तोड़ के, छील के, किसी भी तरीके से ये देखिए बनाया गया है। कितनी अद्भुत कला है। तो रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है, याद हो जाएगा। अब टोटल जो रथ मंदिर हैं वो तो 8 हैं, लेकिन 5 रथ मंदिर बहुत ही स्पेशल हैं। इन्हें 5 पांडवों के रथ मंदिर कहा जाता है, जिसके अंदर इन 5 में से सबसे महत्वपूर्ण धर्मराज का मंदिर है, ठीक है। तो ये 5 पांडवों के जो रथ मंदिर है सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 5 पांडवों के अलावा एक जो रथ मंदिर है वो द्रौपदी का है, जो सबसे छोटा मंदिर है। और जो 7वां है वो गणेश जी का है, 8वां शिव भगवान का है। तो ये 8 रथ मंदिर हैं टोटल, ठीक है। लेकिन 5 ही महत्वपूर्ण, 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो पांडवों वाले हैं 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम बहुत ही बहादुर थे। इनकी बहादुरी का आप इस प्रकार से जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने
बादामी के शासक जो चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य पुलिकेशन द्वितीय को हरा दिया था। वो पुलिकेशन द्वितीय वही हैं जिन्होंने इनके पिताजी की नाक में दम कर रखा था, महेंद्र वर्मन। उसको हरा दिया किसने? नरसिंह वर्मन ने। ये पुलिकेशन द्वितीय वही हैं जिन्होंने दक्षिण अभियान का जो सपना देखा था आपके हर्षवर्धन ने, उसको चूर चूर कर दिया था। अर्थात इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था ना। हर्षवर्धन ने सोचा था कि हम दक्षिण में अब अभियान करेंगे, दक्षिण को भी जीतेंगे। हर्षवर्धन कितने बहादुर थे, उनको हरा दिया था। तो हर्षवर्धन का जो सपना था दक्षिण अभियान, वो चूर चूर हो गया। वो दक्षिण में अपना राज्य फैला नहीं पाए। किसकी वजह से? पुलिकेशन द्वितीय की वजह से। अब पुलिकेशन द्वितीय को हरा दिया नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। और जो वातापी जगह थी, या कहा जाए बादामी, जो इनकी राजधानी थी चालुक्यों की, जो मुख्य शाखा थी इनकी, हालांकि 3 शाखाएं इनकी आती हैं, सब चर्चा करेंगे। तो उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो उसके बाद, जीतने के बाद, पुलिकेशन द्वितीय को हराने के बाद इतने खुश होते हैं, इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक उपाधि धारण की थी जिसे वातापी कोंड कहा जाता है, ठीक है। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने। वातापी पर विजय की खुशी के चक्कर में इन्होंने ये वातापी कोंड की जो उपाधि थी वो धारण की थी, ठीक है। याद हो जाएगा, वेरी गुड। इसके अलावा ये याद रखिए, जो महाबलीपुरम जो आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे ये मंदिर हैं ये सभी, तो उस नगर को बसाने वाले कौन थे? उस नगर को बसाने वाले नरसिंह वर्मन ही थे, ठीक है। महाबलीपुरम या महामल्लपुरम जो नगर बसाया गया था, किसके द्वारा बसाया गया था? ये नगर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बसाया गया था। अर्थात उसका नामकरण किया गया था। बसाया का मतलब समझ रहे कि बनाया था ना, कोई जगह पहले से उसका नामकरण कर दिया गया, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज इनके बारे में याद रखना है, जो हेनसांग चीनी यात्री जो कि भारत आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था? पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के टाइम पर यह भारत आया था। तो उसके बाद इसने 641 ईस्वी में कांची का भी सफर किया, कांची में भी आया था। हेनसांग कांची में भी टहलता हुआ आया था 641 ईस्वी में, ठीक है। तो कांची उस समय दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। तो कई विद्वान बताते हैं कि इसीलिए यहाँ पर ये आया था। तो कांची जो आया था ह्वेनसांग चीनी यात्री, तस्वीर देख लीजिए, ये चीनी यात्री है ह्वेनसांग। ये कांची आया था, किसके शासनकाल में आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में आया था, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखिए। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम के बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, और जानकारी आपको लेनी है नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो शासनकाल है वो 695 से लेकर 720 ईस्वी तक रहता है। इनका शासनकाल राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन इन्होंने 2 ऐसे मंदिर बनवाए थे जिसके कारण इनको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। वो कौन कौन से मंदिर हैं? पहला, कांची के अंदर कैलाशनाथ मंदिर है। एक कैलाश मंदिर आएगा, वो राष्ट्रकूट वंश में आएगा, वो अलग है। ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तस्वीर देख लीजिए, ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा महाबलीपुरम में या मामल्लपुरम में इन्होंने तटीय मंदिर बनवाया था, जिसे शोर मंदिर भी कहा जाता है, जिसे समुद्र तटीय मंदिर भी कहा जाता है। तस्वीर देखिए, ये है मंदिर, ये मंदिर है जिसे शोर मंदिर भी कहा जाता है, तटीय मंदिर भी कहा जाता है, समुद्र तटीय मंदिर भी कहा जाता है। महाबलीपुरम में है, अर्थात तमिलनाडु में है। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए। इसके बाद एक और आपको जानकारी लेनी है। अभी आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें आप पढ़ेंगे वो पहले मुस्लिम अरब ही थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी की बात है, सिंध पर विजय हासिल कर ली थी अरबों ने। तो वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, वो अरब के ही रहने वाले थे। वो उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय दक्षिण भारत में जो पल्लव वंश चल रहा था, उसके शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय थे।
ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। हालांकि जो अरब थे इनका आक्रमण तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र वाले में हुआ है, उत्तरी और जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर इनका आक्रमण हुआ है, लेकिन बराबरी के लिए, समझने के लिए कि हाँ दक्षिण में उस समय किसका शासनकाल था, जो पल्लव वंश थे उसमें पल्लव वंश का कौन शासन कर रहा था, नरसिंह वर्मन। जब अच्छे प्रश्न बनाए जाएंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ रटिए मत, जो भी आप वंश पढ़ रहे हैं तो ये भी दिमाग में रखिए पैरेलल में क्या क्या हो रहा है भारत के अंदर। ठीक है, अब ये नरसिंह वर्मन है तो आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो आपका हर्षवर्धन थे इनकी मृत्यु हो चुकी है अब तक। ठीक है, इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद एक और जानकारी आपको चाहिए कि इन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी, मतलब कई उपाधि धारण की थी, 3 उपाधियां आपको याद रखनी है। राजा सिंह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजा सिंह सबसे महत्वपूर्ण है। राजा सिंह की उपाधि नरसिंह वर्मन ने हासिल की थी। इसके अलावा आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उपाधि की धारण की थी। इसके अलावा परमेश्वर वर्मन द्वितीय आते हैं और इसके बाद जो है इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण जो नंदी वर्मन है, जो कि भीम वर्मन के वंशज चले आ रहे हैं, वो शासन संभालते हैं। तो ये धीरे धीरे शासन अपना चलाते रहते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी नहीं चाहिए, परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन जो आखिरी शासक आते हैं, आखिरी वंश, ठीक है, कौन है? अपराजित वर्मन। लेकिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था दंडी। जिनका क्या नाम था? दंडी। और दंडी की खासियत ये है ना, उन्होंने एक रचना की थी, उस रचना का नाम है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? दंडी। और दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे वो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और पल्लव वंश के जो आखिरी शासक हैं वो अपराजित वर्मन हैं, जिनका टाइम पीरियड 882 से लेकर 897 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद ये वंश समाप्त हो जाता है। तो जो आपको बताया था चोल वंश जो छुप गया था, इनके अधीन हो गया था, वो फिर से एक बार उदय होता है। एक बार फिर से चोल वंश का उदय होता है। तो 9वीं शताब्दी के वो चोल वंश, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो चोल राजा आदित्य प्रथम ने इसे पराजित किया और चोल वंश की शुरुआत फिर से कर दी। पहले भी चोल वंश था, लेकिन पल्लवों के आने से वो इनके सामंत हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय का पहिया घूमता गया। पल्लवों को समाप्त करने के बाद फिर से चोल आ गए। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ना चालुक्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। पल्लव वंश तो आपने पढ़ लिया, अब चालुक्य इनके पैरेलल में चल रहे हैं। चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं तो पैरेलल में चलती हैं। एक शाखा इनकी ये देखिए यहाँ पे है ना, ये वातापी के जो मुख्य शाखा है इनकी, बादामी के चालुक्य कहा जाए या वातापी के चालुक्य कहा जाए। ठीक है, ये कुछ दिन तक अपना शासन करते हैं, इनका क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ये जब क्षेत्र बढ़ जाता है तो अपने रिश्तेदारों को एक अपना आधा क्षेत्र देते हैं संभालने वाला, जो वेंगी का जो क्षेत्र है ना यहाँ पे, वो क्षेत्र इनको संभालने के लिए दे देते हैं। तो 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं इनकी, एक कौन सी? बादामी के चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य। ये पैरेलल में चलते रहते हैं। लेकिन जो आपके बादामी के चालुक्य थे ना, ये कुछ समय बाद यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश आ जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश शासन करते हैं यहाँ पे। फिर राष्ट्रकूट वंश को समाप्त करने के बाद फिर से चालुक्य आ जाते हैं, उन्हें कल्याणी के चालुक्य कहा जा रहा है। तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट में हम चोल वंश पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? बस दिमाग में ये रखिएगा, चोल वंश जो है ना पल्लवों को समाप्त करने के बाद ही आए थे। पहले चोल वंश 2 अलग थे, ये चोल वंश है, ये 9वीं शताब्दी के चोल वंश है जो 12वीं शताब्दी तक चलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है जवाब लिखिएगा, हम उसको बताएंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपसे मिलते हैं। स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे हैं ना, देख लीजिएगा, 4 या 3 लेक्चर होंगे, महत्वपूर्ण लेक्चर है। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।